आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी ग्रुप डी का ये पेपर है, जो कि 30 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2124 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है 4πr² होता है। इसकी वैल्यू दिया कितना है, तो 2124 और सही 4 बटा कितना दिया है, 7 दिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा मैं, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 14 और 2 16 हो जाएगा, 7 एकम में 7 और 1 8 हो जाएगा, और 7 दूना के 14 हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ दूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 48, और 68 में 4 जोड़ूंगा तो 72 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू आपको कितना लेना है, 22/7 लेना है, और आर की वैल्यू निकालनी है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट कर लूँगा, तो 4 तें 12, 2 28 हो जाएगा, 4 7 28, 4 3 32, 8 बार चला जाएगा। 11 से कट कर लेता हूँ तो 2 बार चला जाएगा, 11 तें 33, 4 41 हो जाएगा, 11 तें 33, और ये 7 और 1 8 हो जाएगा, और 8 बार चला जाएगा। 2 से कट कर लेता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, 6 12, 1 19 यानी कि 9। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 169 निकल के आ गई। तो आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 13, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे। तरीका वो है कि आप लास्ट डिजिट से चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका गुणा करूँ तो 4 में 2 का गुणा करूँगा तो ये 8 हो जाएगा, और इंटू आर स्क्वायर ये बराबर किसके हो जाएगा, तो इसके लास्ट में 2 आ रहा है। तो आर की वैल्यू ऑप्शन से रख के हम देख लेंगे कि किसके लास्ट में 2 आ रहा है। तो मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ। तो 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9, 9 में 8 का गुणा करूँगा तो 72, लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये हो सकता है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में 8 का गुणा करूँगा तो 2 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4, 4 में 8 का गुणा करूँगा तो 32, ये भी हो सकता है। और ये 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16, 8 में 6 का गुणा करूँगा तो ये 2 नहीं आएगा। तो चूंकि इस तरीके से 2 ऑप्शन आपके क्या हो जा रहे हैं, जिनसे लास्ट डिजिट सेम आ जा रहा है, तो अगर ये 2 की जगह पे कोई और ऑप्शन होता तो मैं इसको सॉल्व नहीं करने जाता, मैं डायरेक्ट ऐसे ही चेक करके सॉल्व कर देता। तो चूंकि 2 ऑप्शन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, तो इसलिए मैं इस तरीके से नहीं सॉल्व करूँगा, और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 84, 105 और 140 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। यानी कि जो भी आपका एलसीएम होगा इन 4 ऑप्शनों में से, वो इन संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो अगर इन संख्याओं से विभाजित होगा तो इसका मतलब इसके फैक्टर से भी विभाजित होगा। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, 140 में एक फैक्टर दिख रहा है 7, तो मैं 7 से चेक कर लेता हूँ। तो 24 आपका 7 से नहीं विभाजित होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 36 भी विभाजित नहीं होता है 7 से, तो ये भी नहीं होगा। 12 भी आपका 7 से विभाजित नहीं होता है, तो तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा 420, और यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 से 42 आपका क्या है, विभाजित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि साइन 16 अंश डिवाइडेड बाई कॉस 74 अंश प्लस टेन 14 अंश डिवाइडेड बाई कॉट 76 अंश का मान कितना होगा। तो देखिए साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस बी, इसका मान 1 के बराबर होता है यदि ए प्लस बी इसका मान किसके बराबर हो, 90 अंश के बराबर हो। ठीक है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 90 अंश के बराबर हो जाएगा। 16 में 74 जोड़ेंगे तो, इसी तरह 14 में 76 जोड़ेंगे तो ये भी 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान 1 होगा, इसका मान 1, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं याद आ रहा है तो आप वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैं इसको साइन 30 अंश लिखता हूँ, ऊपर वाले को ए की जगह पे 30 अंश और बी की जगह पे मान लीजिए 60 अंश लिखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 60 अंश हो जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान आपको पता है 1/2 होता है, और कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। तो इस तरीके से भी आप इस फार्मूले को रिकॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका मान कितना होगा।
तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसमें भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3, यहाँ तक वैल्यू क्या आ गई, 3 निकल के आ गई। इधर देख लेंगे तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 25 5 125, 5 में 6 के गुणा करेंगे तो 30, ये बीच में प्लस है तो 30 में 3 जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक मानक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण के लिए पैटर्न क्या होता है कि ax² प्लस bx और प्लस c ये बराबर 0 के होना चाहिए और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि x की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए कि x की मैक्सिमम पावर 2 किस में हो रही है। तो देखिए इसमें तो क्यूब आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए x में x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा और इधर भी x² है, कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 2 से कम हो जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए 2x², इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा और इधर भी 2x में 2x का गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा, तो 4x² से 4x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी x की पावर 2 से कम आ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और जो इसके विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये पूरी लेंथ 12 है तो ये कितनी हो जाएगी, 12/2 हो जाएगी और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। आपने 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट पढ़ा है, तो डिवाइडेड बाई 2 मैं इसलिए नहीं किया हूँ, इसको मैं डायरेक्ट 6 इसलिए नहीं लिखा हूँ, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका 13/2 निकल के आ जाएगा इस समचतुर्भुज की साइड, क्योंकि देखिए 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, सब में 2 से भाग कर दूंगा तो ये 5/2, 12/2 और 13/2 आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 से भाग करके यहाँ पे 6 नहीं लिखा है। तो यहाँ से समचतुर्भुज की लेंथ क्या निकल के आ गई, 13/2 निकल के आ गई। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, तो परिमाप क्या निकल के आ जाएगा, 13/2 और इंटू 4 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे तो 2 से कट करूँगा तो ये 2 बार, 13 में 2 का गुणा करूँगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 26 निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुजाओं के अर्धकों के संगमन बिंदु को परिकेंद्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज की अगर साइडों और इसका मध्य बिंदु निकालें, मान लीजिए ये साइड का मध्य बिंदु ये हो गया, इस साइड का मध्य बिंदु अगर आपने निकाला तो यहाँ पे कहीं पे भी तो मिलेंगे, फिर इस भुजा का मध्य बिंदु निकालिए और जहाँ पे ये मिलेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, परिकेंद्र बोलेंगे। अंतःकेंद्र क्या बोलेंगे कि ये जो कोण है, इन कोणों का अर्धक अगर हम करते हैं तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतःकेंद्र बोलते हैं। और लंब केंद्र क्या होता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से ये लंब डाला जाए इस भुजा पे, यहाँ से इस भुजा पे लंब डाला जाए और यहाँ से इस भुजा पे लंब डाला जाए, तो जहाँ पे ये मिलते हैं उसको लंब केंद्र बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + b = 27 है और ab = 140 है तो a³ + b³ का मान कितना होगा। तो इसको निकालने का बेसिक तरीका आप जानते होंगे, मैं यहाँ पे बेसिक तरीके से नहीं बताऊँगा, मैं इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 140 को मैं लिख सकता हूँ 20 × 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि 20 में 7 का गुणा करूँगा तो 140 हो जाएगा और 20 में 7 जोड़ूंगा तो 27 हो जाएगा। आपसे इसका क्यूब पूछ रहा है, तो मान लीजिए इसमें से किसी को भी a मान लीजिए, किसी को भी b मान लीजिए, तो 20 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343 होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 8343 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। बेसिक तरीके से करना है तो सिंपल सा इसका क्यूब कर दीजिए, तो फार्मूला क्या यहाँ से हो जाएगा, तो a + b का होल क्यूब, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा। बस इस वाले फार्मूले पर रख के a³ + b³ की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग का 1 से 1/2 गुना है। तो अगर इसके फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो 2 × 2 और 1 3 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर उसके दोनों पुत्रों की आयु का योग अगर 2x मैं मानता हूँ, अनुपातिक संबंध x मान लेता हूँ, तो दोनों पुत्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 2x।
तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ये वर्तमान आयु हो जाएगी, ये पिता की है और ये दोनों पुत्रों की आयु का योग है वर्तमान आयु का। आगे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु, तो पिता की आयु 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो 3x और प्लस 6 हो जाएगी। उसके पुत्रों की आयु के योग का, तो 6 वर्ष बाद उसके पुत्रों की आयु कितनी हो जाएगी, तो 2x हो जाएगी और प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले पुत्र का 6 बढ़ेगा और दूसरे वाले पुत्र का 6 बढ़ेगा, तो उनकी आयु में कितना बढ़ जाएगा, तो आयु के योग में 12 बढ़ जाएगा। और यह अनुपात किसके बराबर हो जा रहा है, तो 6/5 के बराबर हो जा रहा है। आपसे पिता की वर्तमान आयु यानी कि 3x का मान आपसे पूछ रहा है, तो बस सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व भी कैसे करेंगे, तो एक लाइन में सॉल्व करेंगे। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 और 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 12 6 के 72 हो जाएगा, 6 5 30। 72 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 42। और यही आपसे पूछ रहा था, क्योंकि आपसे पिता की वर्तमान आयु और पिता की वर्तमान आयु 3x है, तो 42 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका जो वजन बहुत कम होता है। इस गलत बाट का इस्तेमाल करके दुकानदार वास्तव में 30% का लाभ कमाता है। तो इस्तेमाल किए गए बाट का वास्तविक माप कितना होगा, तो 30% का लाभ कमाने का मतलब कितना हो जाएगा, तो 123/100, यानी कि 100 उसकी जेब से जा रहा है तो उसको पैसा मिल कितना रहा है, तो 123 मिल रहा है। ठीक है, इस 123 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 984 उसको दिखा रहा है, लेकिन उसकी वास्तविक जो वजन है कुछ और है, उसको मैं x मान लेता हूँ। तो बस इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आपको दिख रहा है कि कितने गुना है ये, तो 8 गुना है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 100 में 8 का गुणा करेंगे तो 800 ग्राम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिता माता और 2 बच्चों के एक परिवार की औसत आयु कितनी है, तो 26 वर्ष है। यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है, तो माता की आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो सभी चारों लोगों की जो औसत आयु है वो 26 है, तो चारों लोगों का योग कितना हो जाएगा, तो 26 × 4 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 2 10, यानी कि 104 हो जाएगा। माता पिता और 2 बच्चों की आयु का योग हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि पिता और बच्चों की आयु का योग कितना है, तो 62 है। तो बस इसमें से अगर मैं 62 घटा दूं तो माता की आयु पता चल जाएगी। तो 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन का आ गया, पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो प्लस में 2 हो जाएगा। इसे 2 का 2 में गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 7 में 2 का गुणा करूँगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। घटाएंगे तो माइनस का 10 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ दी गई तालिका में एक गाँव के 100 किसानों की प्रति हेक्टेयर गेहूँ की उपज को दर्शाया गया है। माध्यिका वर्ग से पहले की वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी होगी। तो इन सब का टोटल अगर मैं करूं तो कितना आ रहा है, तो 100 आ रहा है, क्योंकि आपको दिया है कि 100 किसानों का। तो n/2 निकाल दूंगा, जिससे आपको माध्यिका वर्ग पता चल जाएगी। तो n/2 का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए 50 आ कहाँ पे रहा है, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अगली वाली वैल्यू से जोड़ते जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 18 में 5 जोड़ूंगा तो 23 हो जाएगा, 23 में 15 जोड़ूंगा तो 28 और 10 38 हो जाएगा, और 38 में 22 जोड़ूंगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 किस में पड़ेगा, तो इसे 60 वाले में 50 पड़ेगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि माध्यिका वर्ग से पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, तो इससे से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, 38 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समान लंबाई के रेल इंजन एक ही दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। यदि तेज इंजन धीमे इंजन को 8 सेकंड में पार करता है, तो प्रत्येक इंजन की लंबाई कितनी होगी। तो चूंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगी।
तो 36 में से 18 घटाऊंगा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, इनकी नेट स्पीड हो जाएगी। और इनके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी इन दोनों की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो दोनों की लंबाई चूंकि बराबर है, मैं मान लेता हूँ कि x है दोनों की लंबाई, तो टोटल इनके द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो कितनी दूरी तय की जाएगी, 2x दूरी तय की जाएगी। और इस स्पीड से कितने समय में पार कर रहे हैं, तो 8 सेकेंड में। तो चली गई दूरी मैं निकाल देता हूँ, तो 18 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दूंगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है तो सॉल्व कर दूंगा मैं। तो 18 से 18 कट जाएगा, 8 × 5 = 40, 40 में जब 2 से भाग करूंगा तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 20 मीटर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भरत ने 2 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 10,000 रुपये की राशि उधार ली। यदि उसने अवधि के अंत में 2,000 रुपये का ब्याज चुकाया तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है कि मूलधन जो कि 10,000 है इंटू दर जो कि आपको निकालना है, समय कितना दिया 2 वर्षों का, डिवाइडेड बाई 100। और ये किसके बराबर है, तो 2,000 का ब्याज मिल रहा है तो 2,000 के बराबर कर दूंगा। 3 जीरो से आपका 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर कट करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 10% निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न का जो अंश है वो हर से एक कम है। तो हर से एक कम है, तो देखिए हर से एक कम है तो ये हो सकता है, हर से एक कम है तो ये हो सकता है, हर से एक अधिक हो जा रहा है तो ये नहीं होगा, हर से एक कम है तो ये भी हो सकता है। यानी कि 3 ऑप्शन हो सकते हैं, एक ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन है तो आप एक्स मान के न सॉल्व करिए, उसको ऑप्शन से सॉल्व करिए, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आगे कह रहा है कि यदि अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न क्या हो जाती है, 5/4 हो जाती है। तो अंश में जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब अंश में चेंज होगा, हर में तो कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि हर में जो भी वैल्यू होगी, ये जो 4 है इस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 21 आपका 4 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी 21 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप एकदम आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी हो जाएगी वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो 5 × 5 = 10 हो जाएगा, 3 × 2 = 5 और 1 = 6 हो जाएगा, और 7 और 2 = 9, यानी कि 960 मीटर की दूरी इसके द्वारा तय की जाएगी। और कितने सेकेंड में पार कर रही है, तो 48 सेकेंड में। तो 48 से भाग कर दूंगा और यही क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 24 दूना के 48 हो जाएगा, 24 चौको 96 हो जाएगा, 2 से कट कर लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकेंड में वैल्यू आएगी। आपसे आंसर जो पूछ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो बस मैं क्या करूँगा, तो 18/5 से मैं गुणा कर दूंगा, तो 20 × 18/5 कर दूंगा, तो 5 से कट करूँगा तो 5 चौको 20 4 बार चला जाएगा, और 18 चौको कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x वह सबसे बड़ी संख्या है जो कि 3,808, 4,798 और 5,128 को विभाजित करने पर समान शेषफल 13 देता है, तो x के अंकों का योग कितना होगा। तो जितना शेषफल देता है उसको मैं क्या करूँगा, सभी में से माइनस कर दूंगा। तो 13 अगर माइनस करता हूँ पहली वाली संख्या में से तो कितना हो जाएगा, ये तो ये 5 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और 7 हो जाएगा। दूसरा देख लेता हूँ, तो इसमें से 13 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 4 और 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा देख लेता हूँ, तो तीसरा 5,128, इसमें से 13 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा। बस इन सब का एचसीएफ निकाल देंगे तो वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ निकाल देता हूँ, तो सभी वाली वैल्यू किससे विभाजित हो रही है, 5 से, तो 5 से मैं कट कर लेता हूँ, तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 2 × 29, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 4 × 45, 5 × 9 = 45 हो जाएगा, 5 × 9 = 45 हो जाएगा, 2 × 28 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 3 × 35, 7 बार चला जाएगा, 5 का में 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। अब ये किससे विभाजित हो रही हैं, तो 7 × 5 = 12,
और ये 7 5 12 3 से विभाजित हो जा रही है, तो 3 से कट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 1 15, 3 5 15, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 एकम में 3, 2 27, 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9, 1 12, 3 चौक 12, 1 हो जाएगा। अब ये किससे कट गया है, तो 9 3 12, 1 11, यानी कि 11 से विभाजित है, तो 11 से कट कर लेता हूँ मैं। तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 3 33, 3 बार चला जाएगा, 11 दूना के 22, 9 99, 29 बार चला जाएगा, 11 33, 11। अब ये किसी से विभाजित नहीं होगा, तो यही क्या हो जाएगा, इन सब का HCF हो जाएगा। तो HCF क्या निकल के आ जाएगा, तो 5 3 15, 11 में 15 का गुणा करेंगे तो 165 हो जाएगा। इसके अंकों का योग पूछ रहा है, तो 5 और 1 6, 6 12 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोण 2:3 के अनुपात में है, तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण कौन सा होगा। तो देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा जब काट रही है, तो ये जो कोण है इन कोणों का अनुपात दिया है। तो हमें पता है कि जो आंतरिक कोण है इनकी जो वैल्यू होती है, इनका सम जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो अगर इनमें अनुपातिक संबंध x मानता हूँ, तो 5x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 180 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 5 3 15 हो जाएगा, 3 30, 6 बार चला जाएगा, तो x की वैल्यू 36 निकल के आ जाएगी। आपसे बड़ा कोण यानी कि 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 36 हो जाएगी। 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18, लास्ट में 8 होना चाहिए, और लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो 108 अंश क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अभी मैंने बताया कि द्विघात समीकरण का जो मानक फॉर्मूला होता है वो होता है ax² + bx होता है प्लस c बराबर किसके होता है, 0 के होता है, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और x की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, तो देखिए m में m का गुणा करूँगा तो m की घाते 2, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्यूब आ गया और 2x³ यहाँ पे आ गया, घटाएंगे तो x³ बचा ही रहेगा, तो पावर तो 2 से अधिक हो जा रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अगर स्क्वायर करूँगा तो ये a² हो जाएगा और ये b² हो जाएगा। यहाँ पे b का जब इसमें गुणा करूँगा तो b के घाते क्यूब हो जाएगा, तो 2 से अधिक आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x² यहाँ पे पहले से ही है, x में गुणा करूँगा तो x³ आ जाएगा, तो 2 से अधिक ये भी पावर हो जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। इसी को द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है तो बी में छात्रों की संख्या ए से दोगुनी हो जाती है। तो मान लीजिए ये ए है आपका और ये बी है, ठीक है। पहला वाला जो स्टेटमेंट कर रहा है कि ए से अगर 5 छात्र बी में जाते हैं तो ए में कितने बच जाएंगे, तो a - 5 हो जाएंगे, और बी में कितने हो जाएंगे, तो b + 5 हो जाएंगे। तो ये जो है वो इसका दोगुना हो जाता है, तो इसका दोगुना में करूँगा तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 2a और -10 इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो b + 5 के बराबर हो जाएगी। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा कथन कह रहा है कि यदि एक छात्र को b से a में स्थानांतरित किया जा रहा है तब दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। तो इधर एक आएगा तो ये a + 1 हो जाएगा, इसमें से एक घटेगा तो b - 1 हो जाएगा, ये एक दूसरे के बराबर हो जा रही है। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूँ तो a + 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू b के बराबर हो जाएगी। बस यही वाली वैल्यू क्या करूँगा, इस एक इक्वेशन में रख के, आपसे a में कितने छात्र हैं पूछ रहा है, तो b की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो कितना हो जाएगा ये, तो a + 7 हो जाएगा, और a + 7 किसके बराबर हो जाएगा, तो 2a - 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 10 जब उधर जाएगा तो 7 में 10 जुड़ जाएगा तो 17 हो जाएगा। तो कक्षा a में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 58,000 रुपये की वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है, जिससे कीमत घटकर कितनी हो जाती है, तो 42,000 रुपये में हो जाती है। यदि 5%, 10% और x% की छूट देता है तो कह रहा है कि x का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए मैं देख लेता हूँ कि जो नेट छूट है वो कितनी दी जा रही है। तो 8 आपका इधर, 8 आपका इधर, यानी कि 16,000 कितना हो रहा है कि इस पे कमी हो रही है, कितने पे, तो 58 पे हो रही है। तो मैं देख ले रहा हूँ कि नेट छूट कितनी दी जा रही है, तो परसेंटेज यानी कि 100 से गुणा कर लूँगा। देखिए 1 2 3, 2 और 3 जीरो हो जाएगा,
इसको सिंप्लीफाई करूँगा। अब इसको अप्रोक्सीमेट में अगर 60 मानता हूँ तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 160/6 हो जाएगा। भाग दे दूंगा तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा, और ये 6 6 के 36 हो जाएगा। चूंकि 58 को 60 अधिक माना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो लगभग लगभग मैं मान ले रहा हूँ कि 27% के क्या बराबर आ जा रही है, छूट में आ रही है। ठीक है, अब देख ले रहा हूँ तो इन दोनों की एकल छूट किसके बराबर हो जाएगी, तो 10 5 15 और 10 5 50, 0.5 15 में से 0.5 अगर घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 14.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ कुछ जोड़ूंगा मैं, और इसके बाद से मैं इसमें क्या करूंगा, 14.5 इंटू एक्स करूंगा और ये बटा 100 करूंगा, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, लगभग लगभग 27 के बराबर आना चाहिए। तो ऑप्शन से मैं चेक कर लेता हूँ। तो अगर मैं 10 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो 10 करूँगा तो 1.4, तो 24 में से अगर 1.4 घटाऊंगा तो 27 के बराबर नहीं आएगा, कम आ रहा है, यानी कि ये 10 और इससे कम ये 9 वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। अब 12 और 15.3 इसमें से मैं चेक कर लेता हूँ। तो 15 रख के मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 15 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 29.5 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट मैं 15 रख के चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं 15 रखूँगा तो इसको भी 15 मान लेता हूँ, और ये भी 15, तो 225 भाग दूंगा तो 2.25 आएगा। तो घटाऊंगा तो 27 के बराबर लगभग में आ जा रहा है। तो यही इसका क्या आंसर हो जाएगा, 15 के करीब इसका आंसर होगा, जो कि 15.3 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो अप्रोक्सीमेशन यूज करके आप इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी अगर इसको आपको लगाना है बेसिक से, कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि 58,000 5% की छूट दिया तो 95 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू 10% की छूट यानी कि 9/10 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 42,000 के बराबर हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इस तरीके से भी निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है। तो रामू की आय अगर 100 में मानता हूँ तो 72 अगर खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 28 क्या हो रहा है, बचाता होगा। आगे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई, यानी कि कितने की वृद्धि हो जा रही है, 12 की उसकी आय में वृद्धि हो जा रही है, और खर्च में 5% की वृद्धि हो जा रही है। तो 72 का 5% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 5/100 हो जाएगा, 5 दूना के 10 यानी कि 20 हो जाएगा, 2 से भाग दूंगा तो 36 बार, 10 से भाग करूंगा तो 3.6 की क्या हो रही है, इसके खर्च में वृद्धि हो रही है। तो टोटल उसके आय में वृद्धि 12 की हो रही है, खर्च में 3.6 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब उसकी सेविंग में कितने की वृद्धि हो रही होगी, तो 12 में से 3.6 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8.4 की उसके सेविंग में वृद्धि हो रही होगी। आगे आपसे पूछ रहा है कि यदि रामू पहले वाई रुपये बचाता था, यानी इस 28 की वैल्यू वाई दे दिया है, और बढ़ोतरी के बाद वह एक्स रुपये बचाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100 इसका मान कितना होगा परसेंटेज में। तो देखिए ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लीजिए कि बढ़ने के बाद उसकी वैल्यू एक्स आ रही है, तो एक्स और वाई का अंतर करेंगे तो इस 8.4 के बराबर हो जाएगी। तो 8.4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू 28 है, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 7 से कट करूंगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 एकम में 7, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 4 से भाग करूंगा तो 0.3 बार चला जाएगा, और 0.3 का 100 में गुणा करूंगा तो 30% क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका उत्तर एक भिन्न के रूप में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपको दिख रहा है कि अगर 2.46 इसको अगर मैं ए मानता हूँ, और 1.46 इसको अगर मैं बी मानता हूँ, तो ये आपका ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपका ए माइनस बी हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो ए माइनस बी हो जाएगा। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 6 6 12 को 2 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3.92 होगा। या मैं इसको भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ 392 और बटा 100 लिख सकता हूँ, और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि दी गई तालिका भारत के एक निश्चित राज्य में 2016 से 2020 की अवधि के लिए खाद्यान्न जो कि उत्पादन टन में है उसको दर्शाता है। तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न आपसे पूछ कर है कि 2018 में चावल और सेम का कुल उत्पादन, तो 2018 ये रहा। चावल का उत्पादन 580 और सेम का उत्पादन कितना है 300, दोनों को जोड़ूंगा तो 5 3 880 हो जाएगा। 2020 में चावल और सेम के कुल उत्पादन का, तो 2020 ये रहा। चावल का 600 है, सेम का 300 है, यानी कि 900 का ये कितने परसेंट है, तो 100 से क्या करूँगा मैं गुणा कर दूंगा, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 9 से भाग करूँगा तो 9 9 81 हो जाएगा, 7 70 और 9 7 63 हो जाएगा, यानी कि 97 दशमलव समथिंग आएगा। और ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मण और भरत ने क्रमशः 48,000 और 72,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया और 6,530 रुपये के वार्षिक लाभ के रूप में भरत का हिस्सा क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जिस अनुपात में पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उसी अनुपात में आपको क्या मिलता है, लाभ में हिस्सा मिलता है। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों की राशियों के बीच में अनुपात निकाल दूँ तो ये हो जाएगा 24 दूना का 48, 24 3 72, यानी कि 2:3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लक्ष्मण का और ये हो जाएगा भरत का। तो टोटल अगर इन दोनों को जोड़ लेता हूँ तो लाभ कितना हो जाएगा 5। इस 5 की वैल्यू कितना दिया है, तो 6 5 3 0 दिया है आपसे भरत, यानी कि 3 का मान पूछ रहा है। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें 5 से मैं भाग कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 3 15 और 0 5 6 के 30 हो जाएगा। 3 से गुणा करके 3 का मान निकाल दूंगा, तो 6 में 3 का गुणा करूँगा तो लास्ट में आपका 18 आएगा, और लास्ट में 18 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया वृत्त आलेख एक विशेष वर्ष में ABC विभिन्न क्षेत्रों पर वार्षिक व्यय जो है आपको केंद्रीय कोण के रूप में दर्शाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि यदि एक वर्ष में उद्योग और परिवहन पर खर्च की गई राशि 10 मिलियन थी, तो उद्योग आपका ये रहा और परिवहन आपका ये रहा, दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, तो 5 2 7 हो जाएगा और 6 5 11, यानी कि 117 अंश हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 10 मिलियन डॉलर दिया है। यहाँ से एक अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 बटा कितनी हो जाएगी, 117 हो जाएगी। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उस वर्ष में देश द्वारा सभी विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल अनुमानित राशि कितनी होगी, ये आपको बतानी है। यानी कि 360 अंश की वैल्यू बतानी है। तो 360 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बस मैं क्या करूँगा, इसमें 360 से गुणा कर दूंगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा कर लेता हूँ मैं, तो 9 से कट करूँगा तो 13 9 117 हो जाएगा, 9 चौको 36 यानी कि 40 हो जाएगा। 40 में 10 का गुणा करूँगा तो 400, और नीचे कितना हो जाएगा 13, भाग दे दूंगा तो 13 3 39 हो जाएगा। और 3 से स्टार्टिंग सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 30.8 मिलियन डॉलर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 30 अगस्त 2022 को जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें क्वांट के जो 27 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे अच्छा लगता है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।